वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 7 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है शिवाजी महाराज के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध बाघनक को राज्य में वापस लाने के लिए लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देख लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो वह पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर शहर के पास शिवनेरी के किले में शाहजी भोसले और जीजाबाई के घर हुआ था। वे अपनी वीरता और महान प्रशासनिक कौशल के साथ शिवाजी ने बीजापुर की गिरती आदिल शाही सल्तनत के एक क्षेत्र बनाया। ये अंततः मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति बन गया। अपना शासन स्थापित करने के बाद शिवाजी महाराज ने एक अनुशासित सेना और अच्छी तरह से स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था की मदद से एक सक्षम और प्रगतिशील प्रशासन लागू किया। उन्हें भारतीय नौसेना के जनक के रूप में जाना जाता था। शिवाजी नौसेना बल के महत्व को समझने वाले पहले व्यक्ति थे और इसलिए उन्होंने रणनीतिक रूप से महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए समुद्री तट पर एक नौसेना और किलों की स्थापना की। उन्हें माउंटेन राइट कहा जाता था और ये गोरिल्ला युद्ध रणनीति के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। उन्हें ये नाम भूमि के भूगोल और अपने दुश्मनों पर छापा मारने, घात लगाने और अचानक से हमले करने जैसे गोरिल्ला रणनीति के बारे में जागरूकता के कारण दिया गया था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे जो सभी धर्मों को बहुत सम्मान करता था। इनकी सेना में असंख्य मुस्लिम सैनिक थे। शिवाजी महिलाओं और उनके सम्मान के भरोसेमंद समर्थक थे। उनके शासन में जो भी महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया उसे कड़ी से कड़ी सजा दी गई। राज्य के मामलों पर सलाह देने के लिए इनके पास मंत्रिपरिषद यानी उनको अष्टप्रधान कहा जाता था वो थी, लेकिन वे इससे बंधे हुए नहीं थे। मतलब वो और इसके बियॉन्ड भी अपना डिसीजन या अपना वो फैसला ले सकते थे। अब आइए देख लेते हैं एक प्रतापगढ़ का युद्ध के बारे में। ये प्रतापगढ़ की लड़ाई 10 नवंबर 1659 को मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा आदिल शाही जनरल अफजल खान की सेना के बीच भारत और महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ी गई थी। ये एक भूमि की लड़ाई थी जो मराठों ने संख्या में कम होने के बावजूद भी आदिल शाही सेना को हराया था। ये एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के खिलाफ उनकी पहली और महत्वपूर्ण जीत थी और अंततः मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। आइए देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नैनो पीटीए के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान ने सामग्री अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने नैनो पीटीए नामक एक नए प्रकार के एंजाइम मिमेटिक विकसित किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये। तो ये अनुसंधान टीम ने अभी नैनो पीटीए नामक एक प्लेटिनम युक्त नैनो एंजाइम को संश्लेषित किया है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए पाउडर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये काम किस प्रकार करता है? तो जब नैनो पीटीए अवशिष्ट जल के संपर्क में आता है तो उसके अणु में मौजूद बेंजीन के छल्ले और लंबी एल्काइल श्रृंखला कई गैर संयोजक इंटरेक्शन बनाती है। व्यक्तिगत नैनो पीटीए अणु एक साथ जुड़कर टैप जैसी संरचना बनाते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू करते हैं। इसकी ऑक्सीकरण क्षमता का मूल है ये। नैनोजाइम अवशिष्ट जल में मौजूद प्रदूषकों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके नष्ट कर सकता है जिससे अवशिष्ट जल की विषाक्तता कम हो जाती है। और टीम ने पाया है कि नैनोजाइम सूरज की रोशनी में रखे जाने पर 10 मिनट के भीतर
फिनोल और डाई जैसे सामान्य अवशिष्टों की छोटी यानी माइक्रोमोलर जैसी मात्रा को भी नष्ट कर सकता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि नैनो पीटीए कॉम्प्लेक्स काफ़ी स्थिर था, जो कमरे के तापमान पर 75 दिनों तक रहा था। इसके अनुप्रयोग क्या हैं? तो नैनोजाइम एक स्वास्थ्य देखभाल में भी अनुप्रयोग हो सकता है, और ये न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों के लिए ये संभावित रूप से उपयोगी निदान उपकरण हो सकता है। एंजाइम क्या है? तो ये एंजाइम ये वे प्रोटीन हैं जो जीवित प्रणालियों में अधिकांश जैविक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। प्राकृतिक एंजाइमों का व्यावहारिक उपयोग विकृतीकरण यानी टूटना या क्षति होना के प्रति संवेदनशीलता, जटिल उत्पादन प्रक्रियाओं और उच्च लागत और रिसाइकलिंग में कठिनाई जैसी अंतर्निहित सीमाएं से संबंधित है। इन एंजाइमों का एक बड़े पैमाने पर उत्पादन एक महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। एक अन्य समस्या भंडारण की है। अधिकांश प्राकृतिक एंजाइम तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं और उन्हें ठंडे तापमान पर अक्सर -20 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर भंडारण की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला में निर्मित नैनो आकार के एंजाइम मेमेटिक्स या नैनोजाइम जैसे प्राकृतिक एंजाइमों की नकल कर सकते हैं और इन व्यवहारिक चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है हक्की पिक्की जनजाति के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक में हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय के 114 आदिवासी लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल गया है, जिस पर वे लगभग एक सदी से खेती कर रहे थे। तभी ये चर्चा में आया है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हक्की पिक्की ये कन्नड़ में इनको हक्की का अर्थ पक्षी और पिक्की का अर्थ पकड़ने वाला यानी पक्षी पकड़ने वाला। ये एक अर्ध खानाबदोश जनजाति है जो पारंपरिक रूप से पक्षी पकड़ने वाले और शिकारी हैं। ये कर्नाटक की प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक है। ये भारत के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में ज़्यादातर वन क्षेत्रों के पास रहते हैं। यह समुदाय उत्तरी भारत के मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान से स्थानांतरित हुआ और अब मुख्य रूप से कर्नाटक के शिवमोगा, दावणगेरे और मैसूरू जिले में केंद्रित है। इन्हें भारत में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनका व्यवसाय क्या है? तो इन्होंने कठोर वन्य जीव कानूनों को लागू होने के बाद अपना व्यवसाय शिकार से बदलकर मसाले, फूल, आयुर्वेद, फार्मुलेशन और हर्बल तेल बेचने में बदल दिया है। वर्तमान समय में ये उन उत्पादों को बेचते हैं जिनके लिए विश्व स्तर पर यात्रा करते, विशेष रूप से ये अफ्रीकी महाद्वीप में, जहां पश्चिमी चिकित्सा के रास्ते के विकल्प की मांग है। इनकी भाषा तो ये द्रविड़ भाषा से घिरे होने और दक्षिण में रहने के बावजूद ये समुदाय इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं। दोनों विद्वानों द्वारा इनकी मातृभाषा को बागरी नाम दिया गया था। यूनेस्को ने बागरी को लुप्तप्राय भाषाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया हुआ है। इनके रीति रिवाज, तो ये जनजातीय हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं और हिंदू त्यौहार मनाते हैं। ये जनजाति चचेरे भाई बहन के बीच विवाह को प्राथमिकता देती है। समाज मातृसत्तात्मक है, जहां दूल्हा दुल्हन के परिवार को दहेज देता है और परिवार में सबसे बड़े बेटे को अपने बाल नहीं काटने चाहिए ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। और ये मांसाहारी होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है चोंगथांग बांध के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में सिक्किम में तीस्ता नदी में जो चुंगथांग हाइड्रो बांध के बहने से एक बड़ी आपदा आई है। इसके बारे में हमने कल भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। चुंगथांग बांध, जिसे चुंगथांग जल विद्युत
परियोजना सॉरी चुंगथांग जलविद्युत परियोजना के रूप से जाना जाता है। ये सिक्किम के एक शहर चुंगथांग में स्थित एक बांध और पनबिजली स्टेशन है। ये 1200 मेगावाट मेगा तीस्ता चरण 3 जलविद्युत परियोजना का एक अभिन्न अंग है, जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के लिए पनबिजली का एक प्रमुख स्रोत है। ये एक रन ऑफ द रिवर जलविद्युत परियोजना है, जिसे 2017 में चालू किया गया था। इस बांध की कुल ऊंचाई 817 मीटर और नेट हेड 778 मीटर थी, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया गया था। तीस्ता चरण 3 जलविद्युत परियोजना क्या है? तो ये 1200 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना है। ये सिक्किम में तीस्ता नदी बेसिन पर स्थित है। यह रन ऑफ रिवर परियोजना है और इसका निर्माण 2008 में शुरू हुआ और बाद में 2017 में वाणिज्यिक संचालन में इसको प्रवेश कराया गया। और तीस्ता नदी के बारे में कुछ देख लेते हैं तथ्य मुख्य थोड़े। तो ये एक ट्रांस हिमालयन नदी है, जो भारतीय राज्यों जैसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के रंगपुर से होकर बहती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में एक सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति तो ये हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले भारतीय राज्यों सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 309 किलोमीटर है और इसकी मुख्य सहायक नदियों में एक ही है रंगीत नदी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बुरेवेस्तनिक मिसाइल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर वी पुतिन ने दावा किया था कि रूस ने बुरेवेस्तनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो अब ये चर्चा में आ गई, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। बुरेवेस्तनिक, जिसका अनुवाद स्टार्म पेट्रोल है, जो भूमि से लॉन्च की जाने वाली कम उड़ान वाली क्रूज मिसाइल है, जो परमाणु संचालित व परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये 6 रणनीतिक हथियारों में से एक है, जिसे रूसी राष्ट्रपति 2018 के भाषण से प्रयुक्त करता आ रहा है। नाटो द्वारा इसका कोड नेम SSC-X9 स्काईफॉल रखा है। नासो ने इसका नाम SSC-X9 स्काईफॉल रखा है। सिद्धांत रूप से परमाणु ऊर्जा में अपने लक्ष्य को भेदने से पहले ये दुनिया भर में कई बार उड़ने दे सकती है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये एक छोटे परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित है, जो मिसाइल को आगे बढ़ाने के लिए एक हवा को गर्म करता है, और इसका परमाणु प्ररोधन मिसाइल की पारंपरिक टर्बोजेट या टर्बोफैन इंजनों की तुलना में अधिक लंबी दूरी प्रदान करता है। इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितना ईंधन ले जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 14,000 मील यानी 22,000 किलोमीटर तक है। इसको कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पारंपरिक रूप से संचालित क्रूज मिसाइल की तुलना में बहुत कम है, जिससे वायु रक्षा रडार के लिए इसका पता लगाना कठिन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी आंध्र प्रदेश वन विभाग द्वारा वन्यजीव प्रभाग कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए निकट भूमि उपयोग और अन्य गतिविधियों की एक सूची तैयार करने के लिए तैयार किया है। तो देख लेते हैं कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच जिलों के बीच जो स्थित महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1999 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। अभ्यारण्य कोलेरू झील आर्द्र भूमि के हिस्से की रक्षा करता है, जिसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए रामसर कन्वेंशन प्राप्त हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है और प्रवासी पक्षियों के लिए एक ठहराव के स्थल के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर वनस्पतियों में तो ये अभ्यारण्य
अभ्यारण्य में वनस्पतियों में विभिन्न जलीय पौधे, जलमग्न माइक्रोफाइट्स, आर्द्रभूमि वनस्पति शामिल हैं, जो विभिन्न पक्षियों की प्रजातियों के लिए आवश्यक भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जीव जंतुओं में तो यहाँ अभ्यारण्य में सामान्यतः पाए जाने वाले पक्षी छोटा बगुला, मवेशी बगुला और चितकबरा किंगफिशर, छोटा नीला किंगफिशर, ब्लैक टैप्ड किंगफिशर, तालाब बगुला, रीफ बगुला, ग्रे बगुला और नाइट बगुला आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। अब कोलेरू झील के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है और ये 308 वर्ग किलोमीटर में फैला है। झील इन दोनों नदियों के लिए प्राकृतिक बाढ़ संतुलन जलाशय के रूप में कार्य करता है। इस झील को मौसमी, बुदामेरू और तमिलेरू धाराओं से पानी मिलता है और ये 68 से अधिक प्रवाहित नालों और चैनलों द्वारा कृष्णा और गोदावरी प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए आवास के रूप में कार्य करता है। इस झील को नवंबर 1999 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था और ये नवंबर 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इचामती नदी के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। ये पश्चिम बंगाल में है और ये नदिया जिला है और ये इचामती नदी है, आप देख सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। अभी हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री के पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय जलमार्ग 44 में इचामती नदी पर ट्रेजिंग कार्य करने का उद्घाटन किया गया है, इसीलिए चर्चा में आई है। इचामती नदी के बारे में देख लेते हैं। ये वास्तव में एक सीमा पार नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये दोनों देशों के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करती है और ये अब 3 भागों में है। इसका लंबा हिस्सा पद्मा की सहायक नदी माथा भांगा नदी से बहता है और 208 किलोमीटर तक बहने के बाद उत्तर 24 परगना में हसनाबाद और सतखीरा जिलों से देवहाटा के पास कालिंदी नदी में मिल जाता है। इचामती नदी और उसकी सहायक नदियां बंगाल के पास उत्तर 24 परगना जिले में एक बड़े अक्सबो झील परिसर का निर्माण करती हैं। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्ग, जो मौजूदा 5 और 106 नए सहित राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण मुख्य रूप से शिपिंग मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग और IWT बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए परियोजना चलाता है। प्राधिकरण की मुख्य इनका जो कार्यालय है वो नोएडा में है और नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अब आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है याक छुरपी के बारे में। तो ये याक होता है, इसके दूध से बनाया गया, ये डिश है, इसको बोलते हैं याक छुरपी। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में अद्वितीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण याक दूध उत्पादन यानी याक चुरपी को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसको एक भौगोलिक संकेतक इसको याक चुरपी को ये प्राप्त हुआ है, तभी ये चर्चा में। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये स्वदेशी अरुणाचली याक नस्ल के दूध से बना एक डेयरी उत्पाद है। इसे ब्रोक पास नाम से जाना जाने वाले आदिवासी याक चरवाहों द्वारा पाला जाता है, जो गर्मियों के दौरान अपने याक के साथ ऊंचे स्थानों जो 10,000 फीट लगभग और उससे अधिक की ऊंचाई पर की ओर से पलायन करते हैं और सर्दियों के दौरान ये मध्य ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं।
ये उल्लेखनीय याक मुख्य रूप से राज्य के पश्चिमी कामेंग और तवांग जिलों में पाए जाते हैं। चुरपी एक प्राकृतिक रूप से किण्वित डेयरी उत्पाद है और ये प्रोटीन सामग्री से भरपूर है। ये अरुणाचल प्रदेश के ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए एक आवश्यक आहार है। इसे अक्सर सब्जी के विकल्प के रूप में उपयोग में लाया जाता है और इसे सब्जी और मांस करी में भी शामिल किया जाता है और आमतौर पर ये चावल के साथ खाया जाता है। ये जीआई टैग याक संरक्षण और याक चरवाहों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के उद्देश्य को पूरा करने वाला है। याक हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई में होने वाले ऊंचाई से वाले होने क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन ये अरुणाचली याक अपने शरीर के आकार और तनाव और वजन के मामले में एक अनोखी नस्ल है। ये अरुणाचली याक भारत में एकमात्र पंजीकृत याक नस्ल है। अब आप थोड़ा जान लेते हैं कि ये भौगोलिक संकेतक किनको दिए जाते हैं। तो भौगोलिक संकेतक ये 10 साल के लिए दिए जाते हैं और इनको दोबारा भी इनको रिन्यूड हम करवा सकते हैं। और इससे ये होता है कि हमारा जो क्षेत्रीय कोई एक जो डिश है उसको संरक्षण मिलता है और फिर उसके नाम से कहीं दूसरी जगह वैसी डिश नहीं कोई बेच सकता है। इसलिए जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी सुरक्षा होती है, इसीलिए भौगोलिक संकेतक दिए जाते हैं। आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ब्लू वाकर 3 उपग्रह के बारे में। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों की एक अंतर सरकारी टीम ने खगोल विज्ञान पर प्रोटोटाइप ब्लू वाकर 3 उपग्रह के प्रभाव को वितरण देते हुए एक पेपर प्रकाशित किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक प्रोटोटाइप उपग्रह है। इसके मालिक स्पेस मोबाइल द्वारा नियोजित उपग्रह समूह का हिस्सा है। ये रात के आकाश में सबसे चमकीले वस्तुओं में से एक थी, जो सभी सबसे चमकीले तारों को मात दे रही थी। इसे सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। ये कम पृथ्वी की कक्षा में तैनात अब तक के सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार है। और इसे 5G गति और 3GPP नामक आवृत्तियों के माध्यम से सेलुलर उपकरणों के साथ सीधे संचार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रेडियो दूरबीनों द्वारा देखी जाने वाली तरंग दैर्घ्य करीब तरंग दैर्घ्य का उपयोग करता है। उपग्रह रेडियो खगोल विज्ञान में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस उपग्रह तारामंडल क्या है? तो ये कृत्रिम उपग्रह का एक समूह है जो एक प्रणाली के रूप में एक साथ काम करता है। एकल उपग्रह के विपरीत एक तारामंडल स्थायी वैश्विक या निकट वैश्विक कवरेज प्रदान कर सकता है, जैसे कि किसी भी समय पृथ्वी पर हर जगह कम से कम एक उपग्रह दिखाई देता है। ये उपग्रहों में आमतौर पर पूरक कक्षीय विमानों के सेट पर रखा जाता है और विश्व स्तर पर वितरित ग्राउंड स्टेशनों से जोड़ा जाता है। वे अंतर उपग्रह संचार का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड तो ये अभी देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा ये, और ये विशेष रूप से मूल्य संवर्धन से अधिक प्राप्त करने के लिए हल्दी उत्पादकों को क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये बोर्ड गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों जैसे ऐसे मानकों के पालन को भी बढ़ावा देगा। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल, कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग विभाग के सदस्य, 3 राज्यों के वरिष्ठ राज्य के प्रतिनिधि रोटेशन के आधार पर होंगे। अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय राज्य संस्थानों हल्दी किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। इसमें वाणिज्य विभाग द्वारा नियुक्त एक सचिव होगा और वाणिज्य मंत्रालय एनटीबी के लिए धन और बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाला नोडल विभाग होगा, जो बढ़ती मांग, उपयोग, उत्पादन, अनुसंधान
और बाजार लिंकेज निर्यात पर भी ध्यान देगा। हल्दी के बारे में मुख्य तथ्य जान लेते हैं। ये एक बारहमासी जड़ी बूटी वाला पौधा है जो अदरक परिवार जिंगी बेरासी इसको बोलते हैं से संबंधित है। ये जलवायु परिस्थितिकी की आवश्यकता है। मिट्टी और जलवायु इसमें मतलब हल्दी के लिए मिट्टी और जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो ये उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में गीली बगीचे की भूमि में भुरभुरी और अच्छे जल निकासी वाली लाल दोमट मिट्टी को आदर्श मानती है, मतलब इसमें अच्छी तरह होती है। इसके लिए वर्षा लगभग 1500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये उगाया जा सकता है। सामान्य तापमान इसके लिए तो सामान्य तापमान 20 से 25 सेल्सियस की सीमा में होना चाहिए। और ये भारत में दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। तीनों चीज़ों में भारत पहले स्थान पे है, उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक। मतलब ज़्यादा हम कंज्यूम भी करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करते हैं। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं। तो हमारे सारे आर्टिकल ख़त्म हुए, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।